नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। आईपीएल के पहले सप्ताह का लगभग मैचेस जो है वो पूरे हो गए। आज भी एक मैच खेला जाएगा, बीती रात भी एक मैच खेला गया। सवाल अब भी यही है, T20 का धुरंधर कौन? पहला हफ्ता जो है उसमें अभी तस्वीर साफ नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, जो इतना बड़ा टूर्नामेंट हो उसमें पहले ही हफ्ते में तस्वीर साफ हो भी नहीं सकती है। लेकिन हाँ, कुछ झलकियां जरूर दिखी हैं। कुछ टीमों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की है, कुछ खिलाड़ियों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की है, कुछ टीमें मैच में पिछड़ने के बाद जीत के रास्ते पर आई हैं। ये सब कुछ जो है शुरुआत में होता है और इसके बाद ही फिर वो जब प्लेऑफ की तरफ बढ़ने लगता है टूर्नामेंट, तो मुकाबले और रोचक रोमांचक होते जाते हैं। बहरहाल हम आज के मैच की बात करेंगे, क्योंकि आज जो है वो आईपीएल का इस सीजन का यानी 2026 का छठा मैच जो है वो खेला जाएगा। इस मैच के हवाले से आपको सारी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ जो बीती रात का मैच था उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के मैच में जो टक्कर है वो है कोलकाता वर्सेस हैदराबाद की। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला होना है। शाम 7:30 बजे केकेआर वर्सेस एसआरएच का ये मुकाबला शुरू होगा और दोनों ही टीमें अपने इस सीजन का यानी साल 2026 का दूसरा मैच खेलेंगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही टीमों को जीत का इंतजार है। दोनों ही टीमें अभी तक जीती नहीं है एक भी मैच, और इसीलिए दोनों ही टीमों के लिए आज का मुकाबला जो है वो बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बड़ी टीमें हैं दोनों ही टीमों को ये पता है कि अगर आपको प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो शुरुआत में इस तरीके से लगातार मैच अगर गंवाते चले जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। इसलिए जीत की पटरी पर दोनों ही टीमें वापस लौटना चाहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैच में जब मैदान पर T20 के महारथी उतरेंगे, मतलब इसमें कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। यहाँ पर आपको ट्रेविस हेड भी होंगे, यहाँ पर आपको अभिषेक शर्मा होंगे, सुनील नारायण होंगे, ईशान किशन होंगे। मतलब एक एक करके अगर आप नाम गिनना शुरू करें तो आपका अच्छा खासा समय इस लिस्ट में चला जाएगा, क्योंकि फैक्ट यही है कि ये दोनों ही टीमें T20 के महारथी खिलाड़ियों से लैस टीमें हैं। दोनों ही टीमों में कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनको इस फॉर्मेट का शानदार तजुर्बा है। अब चलिए आपको बता देते हैं कि जो पहले, चूंकि जीत की पटरी पर लौटना एक चुनौती है इन दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि पहले मैच में दोनों ही टीमों को हार का सामना करना पड़ा था। अब एसआरएच को और केकेआर को, एसआरएच को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ, और कोलकाता को मुंबई इंडियंस ने मात दी थी। दोनों टीमों को पॉइंट टेबल में अभी ओपनिंग का इंतजार है। फिलहाल केकेआर छठे और एसआरएच 7वें नंबर की टीम है। तो ये कोई नहीं चाहेगा कि वो जो बड़ी टीमें हैं वो कतई नहीं चाहेंगी कि वो इस तरीके से बॉटम की तरफ रहें। हर कोई चाहता है कि वो कम से कम टॉप 4 में बना रहे शुरुआत के मैचेस से भी। और जो भी हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे शोज़ को लगातार देखते हैं, वो जानते हैं कि हमने कई बार ये बात कही है कि आईपीएल का जो एक तरीके से मूल मंत्र है, जो कई बार लोग उसको मिस कर जाते हैं, वो ये कि आप शुरुआत में जब तक पॉइंट टेबल बहुत डेंस नहीं हो रही है, जब तक पॉइंट टेबल में बहुत तनाव नहीं है, बहुत हर मैच जो है वो डू और डाई की सिचुएशन वाला नहीं है, तब तक अगर आप चाहें तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि कुछ मैचेस आप जीत लें, ताकि उसके बाद वहां पर जो है बात थोड़ी सी बेहतर हो जाए। दोनों टीमों का आपको हेड टू हेड दिखाते हैं। ग्राफिक्स दिखा दीजिए हेड टू हेड, जो वहां पर क्या कहानी है। ये कोलकाता का पलड़ा यहां पर काफी हद तक भारी है अगर आप एसआरएच वर्सेस केकेआर की बात करेंगे तो। तीस मुकाबले खेले गए हैं अब तक, और 30 मुकाबले में 20 मैचेस जो है वो केकेआर ने जीते हैं और एसआरएच ने जीता है 10 मैच, यानी दोगुने मैच का अंतर है सीधा सीधा। और इसीलिए जो पलड़ा है वो भारी माना जा रहा है केकेआर का। तीस मुकाबले 20 केकेआर के पक्ष में गए हैं और उसके अलावा 10 मैचेस जो है वो एसआरएच ने जीते हैं। लेकिन जो बात बार बार हम बता रहे हैं आपको कि इस मैच में T20 के आपको एक से एक धुरंधर खिलाड़ी जो है वो मैदान में उतरे दिखाई देंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक जो
हाई प्रोफाइल मैच कह लें या एक हाई वोल्टेज मैच कह लें, वो उसकी परिभाषा बहुत सिंपल है। आप 400 रन बना दीजिए, दोनों टीमें मिला के अगर 400 रन बना देती हैं, 400 को क्रॉस कर लेती हैं, तो फिर वो एक तरीके से टोटल पैसा वसूल मैच होता है। अभी तक जो, हालांकि मैचेस ही कम हुए हैं अभी, लेकिन अभी तक थोड़ा सा वो 170-180 के बीच में लीग जो है ना, लीग के मैचेस फंसे हुए हैं। इस मुकाबले में उम्मीद यही होगी कि ये जो दोनों ही टीमों के पास दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो आपको वो 400 सवा 400 रन दोनों टीमों को मिलाकर बात कर रहा हूं मैं, वो वहां तक पहुंचा सकें ताकि मजा आए। जो लोग आए हैं वहां स्टेडियम में मैच देखने के लिए, उनका जो है भरपूर मनोरंजन हो। आगे बढ़ते हैं, कोलकाता की टीम को बताते हैं आपको कि किस तरीके से एक एज भी है। एक तो पलड़ा उनका भारी है, अभी हमने आपको बताया कि 30 मैचेस खेले गए हैं, 30 मैच में 20 मैच केकेआर ने जीते हैं और 10 जीते हैं एसआरएच ने, यानी दोगुने मैच केकेआर के झोली में हैं जीत के लिहाज से। इसके अलावा घरेलू फैंस का फायदा मिलेगा केकेआर की टीम को, और केकेआर की टीम के पास एक और जो बड़ी बात है वो ये भी है कि अजिंक्य रहाणे का अनुभव और अनुभव के साथ साथ संतुलन, ये बहुत बड़ी ताकत है टीम की। इसके अलावा रिंकू सिंह, फिन एलन, कैमरन ग्रीन जैसे स्टार इस टीम में शामिल हैं। सुनील नारायण कोलकाता की टीम के एक्स फैक्टर हैं। हम हमेशा जानते हैं जिस तरीके से वो अपने साथ वो अनुभव ले आते हैं, अपने साथ वो इस फॉर्मेट में जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, मतलब एक्चुअली जो हम ये एक्स फैक्टर एक टर्म यूज करते हैं, वो उन्हीं के जैसे खिलाड़ियों के लिए है। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी में और खासतौर पर ओपनिंग में जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, मतलब कई बरसों से लगातार, वो बड़ा दिलचस्प है। उसने पूरी की पूरी इस लीग की परिभाषा को बदला है, खिलाड़ियों के रोल को बदला है। और इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती आप जानते हैं एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको हम शुरुआत में मिस्ट्री स्पिनर कहते थे। हालांकि मिस्ट्री स्पिनर का टर्म बड़ा मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आजकल हर खिलाड़ी की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो दूसरी टीम के खिलाड़ियों के पास होती हैं। हर खिलाड़ी को भांपना, उसका आकलन करना, उसका एनालिसिस करना, बाकायदा सपोर्ट स्टाफ में इसके लिए लोग होते हैं। तो मिस्ट्री स्पिनर तो नहीं, लेकिन हाँ, बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ना। अभी हम लोग अक्षर पटेल से बात कर रहे थे और ऐसे ही एक सवाल हमने उनसे पूछा कि भाई आप गेंद को ज़्यादा घुमाने में यकीन रखते हैं या फिर बल्लेबाज के दिमाग को? तो उन्होंने बताया कि नहीं, कई बार ऐसा होता है कि गेंद से ज़्यादा जो जोर होता है वो इस बात पर रहता है कि बल्लेबाज के दिमाग को घुमा दिया जाए, उसको कंफ्यूज किया जाए। इस पैरामीटर पर, इस कसौटी पर वरुण चक्रवर्ती भी एक कमाल के गेंदबाज हैं, जो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश की जाए जो बल्लेबाज के दिमाग में चल रही है। बल्लेबाज अगर कोई पर्टिकुलर शॉट मारना चाहता है तो उसको वो मारने दिया जाए ताकि उससे गलती हो, और फिर अगर गेंद मिस टाइम होती है, गलत शॉट लगता है, तो फिर विकेट लेने के चांसेस क्रिएट हों। आप कहेंगे छक्का भी तो पड़ सकता है, लेकिन स्पिनर का तो फिर काम ही यही है ना कि अगर वो छक्के से चौके से डर गया तो फिर उसको विकेट नहीं मिलेगी, उसको करना यही होता है। और दूसरा, अजिंक्य रहाणे की बात कर रहे थे हम। रहाणे एक टेस्ट क्रिकेटर के तौर पर ज़्यादा उनकी मजबूत पहचान है, लेकिन भले ही ये खेल छोटा है, सबसे छोटे फॉर्मेट का खेल है, 20 ओवर का ही मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर भी टीम को चलाने के लिए जिस तरीके की सूझबूझ के साथ जिस तरह का संतुलन, बैलेंस चाहिए होता है, वो बैलेंस अजिंक्य रहाणे अपने साथ लेकर आते हैं, और इसीलिए उनके अनुभव और उनके संतुलन का कोलकाता की टीम को फायदा होगा। हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद की ताकत क्या है? हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत है उसके वो तूफानी बल्लेबाज, जो अगर चल गए तो फिर उसके बाद वो स्कोरबोर्ड को कहां ले जाकर रोकेंगे आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, यानी T20 फॉर्मेट के वो धाकड़ बल्लेबाज जिन्होंने अपने आप को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस फॉर्मेट में जबरदस्त तरीके से साबित किया है। इसके अलावा अब आप अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन के साथ साथ एक नाम इसमें और जोड़ लीजिए, वो नाम है ट्रेविस हेड का, जो आपको याद है बार बार वो दुखती हुई रग है वैसे तो भारत की, जब 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने फाइनल में रन्स किए थे, शतक लगाया था, वरना वहां पर वो कप जो है भारतीय टीम के नाम हो सकता था। तो ट्रेविस हेड इस समय आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और उसके अलावा बाकी तीन नाम जो हमने आपको बताए, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन और हेनरिक क्लासन। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने अभी T20 वर्ल्ड कप में जो कमाल किया था
वो कमाल हमने आपको पता ही है, आपने देखा ही है, उस पर हम तमाम समय पर चर्चा करते रहते हैं। गेंदबाजी की कमान जयदेव उनाडकट संभालेंगे। कुछ खिलाड़ी आईपीएल में ऐसे हैं, भुवनेश्वर कुमार हो गए, जयदेव उनाडकट हो गए, ये जिनके नाम मैं बता रहा हूं, जो अपने साथ वो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं जिसका और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास अनुभव का कोई तोड़ ही नहीं है, आप वो अनुभव सिर्फ और सिर्फ खेल कर ही अर्जित कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, जो हासिल किया है जयदेव उनाडकट ने। बहुत ही लो प्रोफाइल गेंदबाज हैं, बहुत ही शांत स्वभाव से दिखने वाले, उस तरह से शोर शराबे वाले गेंदबाज नहीं हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से अपनी टीम के लिए वो कामयाबी, वो सब कुछ करते हैं जो एक लीड बॉलर को, जो एक एक्सपीरियंस बॉलर को करना चाहिए या उससे जो उम्मीद की जाती है। उसके अलावा ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल और नीतीश रेड्डी, ये भी 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर नजर रहेगी। तो कुल मिलाजुलाकर जैसा हम बता रहे थे आपको, पलड़ा कोलकाता का भारी है क्योंकि रिकॉर्ड बुक में भारी है, अपने घर में खेल रहे हैं, लेकिन हैदराबाद की टीम एक ऐसी टीम है जो जिस दिन अपने रॉ में उसके बल्लेबाज रहे, वो स्कोर बोर्ड पर इतना रन बना देंगे कि फिर उसके बाद वो रन का प्रेशर, आप चाहे अपने घर में खेल रहे हो या दुनिया की किसी भी स्टेडियम की किसी भी तरह की विकेट पर खेल रहे हो, 250 रन, 240 रन, 230 रन, ये वो स्कोर होते हैं T20 फॉर्मेट के जो आपको तकलीफ देते ही हैं या जो आपको परेशान करते ही हैं जब आप उनको चेस कर रहे हो। आसान नहीं होता, फिर चाहे आप किसी भी तरह की विकेट पर खेल रहे हो और कहीं भी खेल रहे हो। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हैदराबाद के पास जो उनकी तूफानी बल्लेबाजी है वो उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, ये मैच जब शुरू होगा उससे पहले आएंगे तो आपको प्लेइंग 11 को लेकर, इनफैक्ट 12 खिलाड़ी जो जिनसे 11 खिलाड़ी चुने जाएंगे, 12 खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। थोड़ा सा पिच को लेकर तब तक एनालिसिस हो चुका होगा, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको बीती रात के मैच के बारे में भी बता देते हैं जहां पर दिल्ली को 6 विकेट से जीत मिली। अब दिक्कत यह है कि जिस टीम के खिलाफ जीत मिली वो जीत मिली लखनऊ के खिलाफ, जिसको लेकर पहले से ही काफ़ी बातचीत हो रही थी कि लखनऊ की टीम जो है उस पर दबाव है, क्योंकि संजीव गोयनका साहब जो है वो बहुत साफ साफ कह चुके हैं कि आप प्लेऑफ खेलेंगे उससे वो नाकाफ़ी है, प्लेऑफ खेलने से कुछ नहीं होता, जब तक आप टाइटल नहीं जीतते, टूर्नामेंट नहीं जीतते, तब तक आपको इज्जत नहीं मिलती है। तो मुकाबला शुरू कुछ इस तरह से हुआ कि अभी हम आपको एक एक करके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की ग्राफिक्स भी दिखा देंगे। मुकाबला शुरू इस तरीके से हुआ कि लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि आप ये सुने कि कोई टीम जो है वो 20 ओवर बल्लेबाजी भी नहीं कर पाई, और बिल्कुल यही हुआ लखनऊ की टीम के साथ। लखनऊ की टीम जो है वो 18.4 ओवर में ही 141 रन बनाकर सिमट गई। इसमें सबसे ज़्यादा जो 36 रन थे वो थे अब्दुल समद के, उसके अलावा 35 रन मिचेल मार्श ने बनाए, लेकिन बाकी खिलाड़ी जो है वो ये मिचेल मार्श के आंकड़े हैं, 28 गेंद पर 35 रन, 2 चौके 3 छक्के, 125 की स्ट्राइक रेट, लेकिन बाकी तमाम खिलाड़ियों ने मायूस किया, और उसमें सबसे ज़्यादा मायूस किया ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत इस टीम के कप्तान हैं। कल एक बड़ी बात यह भी रही कि वो ओपनिंग करने आए, इस पर भी अभी बात करेंगे, लेकिन ऋषभ पंत 7 रन बनाकर रन आउट हो गए, और उसके अलावा आयुष बडोनी जो है वो खाता नहीं खोल पाए। निकोलस पूरन भी एक बड़ी ताकत है इस टीम की, वो भी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे और सिर्फ 8 रन बना पाए 8 गेंद पे 8 रन। वो जो कई बार आपने सुना होगा, हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप 200 सोचकर गए हैं कि आपको 200 बनाना है, और अगर आप पहुंचे और वहां पर जाकर आपको लगा कि नहीं ये विकेट 200 की नहीं है, इस बात का आकलन करके आपको प्लान बी तैयार रखना होता है। शायद वो जो प्लान बी तैयार रखना होता है वो प्लान बी या तो था ही नहीं, और अगर था तो उसको टीम एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, क्योंकि सिर्फ 19वें ओवर में टीम ऑल आउट हो गई। यानी कम से कम इस स्कोर में आप 15-20 रन और जोड़ सकते थे, जीत उससे भी नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि इसमें आप 15-20 रन जोड़ लेते तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती, लेकिन कम से कम आपके पास एक आपके गेंदबाजों के पास एक हौसला होता कि वो थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश करें। और दिल्ली की शुरुआत भी खराब रही थी, अभी बताएंगे आपको, लेकिन इस तरीके से मैच चलाना थोड़ा सा चौंकाने वाला रहा। चौंकाने वाला साथ में ये भी रहा कि जब आपके पास मिचेल मार्श और एडेन मार्करम जैसे
प्लेयर हैं जो आपको लगातार अच्छी ओपनिंग करके देते आए हैं, तो फिर वहां पर ऋषभ पंत ओपन करने क्यों आए? नंबर 3 पर तो ऋषभ पंत की बात समझ में आती है, क्योंकि नंबर 3 पर बहुत से लोग इस बात की वकालत भी कर रहे थे कि नंबर 3 पर ऋषभ पंत को खेलना चाहिए और नंबर 4 पर निकोलस पूरन को खेलना चाहिए। लेकिन पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपके सामने है कि किस तरीके से 20 ओवर भी बल्लेबाजी लखनऊ की टीम नहीं कर पाई। फाफ डुप्लेसी अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, कप्तान रहे हैं, उन्होंने भी ये सजेशन दिया था कि आप एडन मार्करम को और मिचेल मार्श को ओपन करने दीजिए, ऋषभ पंत को नंबर 3 पर खिलाइए, नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और फिर वहां से नंबर 4 पर आप निकोलस पूरन को खिला सकते हैं, जो इस फॉर्मेट के बड़े ही शानदार खिलाड़ी हैं। लेकिन डिसअपॉइंटेड होंगे एलएसजी के ओनर्स भी, टीम मैनेजमेंट भी, और सबसे पहले वो फैंस भी जो स्टेडियम में गए थे अपनी टीम को जीतते हुए देखने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जो मैंने कहा था दिल्ली की शुरुआत खराब रही, दिल्ली की शुरुआत इस तरह से खराब रही कि दिल्ली ने 30 रन के भीतर 4 विकेट खो दिए थे, और 4 विकेट जो खोए थे दिल्ली ने उसमें केएल राहुल, नीतीश राणा, पथुम निशंका और अक्षर पटेल, ये चारों खिलाड़ी जो है वो आउट हो गए थे। इसमें नीतीश राणा को आप छोड़ दीजिए जिन्होंने 15 रन बनाए, बाकी जो नाम मैंने लिए वो सबके सब जो है वो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे थे। केएल राहुल बगैर खाता खोले आउट हुए, उसके बाद पथुम निशंका 1 रन बनाकर आउट हो गए, कप्तान अक्षर पटेल भी खाता नहीं खोल पाए। बावजूद इसके वो जो सबसे बड़ी सूझबूझ की पारी रही समीर रिजवी की, जिन्होंने 47 गेंद पे 70 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 छक्का, 148.93 उनका स्ट्राइक रेट, आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। क्या कमाल की बल्लेबाजी की, और सबसे बड़ी बात 47 गेंद पे 70 रन, आपको लगेगा बहुत फैंसी पारी नहीं है, ये कोई ऐसी पारी नहीं है जहां पर आप 200 का स्ट्राइक रेट देख रहे हो या 225 का स्ट्राइक रेट देख रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। जिस समय मैच में क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी वो उन्होंने करके दिखाया, और इस तरह से एक शानदार जीत अपनी टीम को दिलाई। यंग हैं, अभी 22 साल उम्र है उनकी, और यूपी के ही हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, तो इस तरह से एक अपने टीम को एक छोटे टाइटल, जब छोटा एक टारगेट हो उस समय अगर शुरुआत खराब हो चुकी है, उसके बाद आपको अपनी टीम को संभालना है, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि कोई खिलाड़ी वहां पर रुककर क्रीज पर अपने स्कोर बोर्ड को चलाए, और इस बात को दिमाग में रखे कि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिस्टन स्टब्स की तस्वीर है ये, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा जो है सूझबूझ भरा काम किया, 32 गेंद तक रहे क्रीज पर, 39 रन बनाए, 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगाए, स्ट्राइक रेट सिर्फ 121.87 की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब स्कोर बोर्ड पर उतने रन ही नहीं थे कि आप बेवजह की आक्रामकता दिखाएं या आप रिस्क लें, सबसे ज़रूरी क्या था? सबसे ज़रूरी था कि आप जीत हासिल करें और पॉइंट टेबल में वो 2 अंक हासिल करें जो एक जीत पर मिलते हैं। और अगर उसके लिए शुरुआत में 3-4 विकेट जल्दी गिर गए तो उसके बाद यही आपके पास एक विकल्प बचता है कि आपको मैच के हिसाब से बड़े आराम से टिक कर खेलना है। अगर आप क्रीज पर टिके रहे तो रन अपने आप बनेंगे। कल का मैच, दिल्ली और लखनऊ का मैच, इसी बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपको क्रीज पर अगर टिकना है, अगर आप टिके रहेंगे तो रन्स अपने आप बन जाएंगे। किसी ने बहुत चौके या बहुत छक्के नहीं लगाए, उसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो रन बनते चले गए, क्योंकि इस फॉर्मेट में आपको इतने रन तो मिल ही जाएंगे कि आप इस मुकाबले को जीत सकें। लखनऊ से गलती भी यही हुई, जो बात हम कह रहे हैं कि लखनऊ से गलती भी यही हुई कि वो 20 ओवर बल्लेबाजी ही नहीं कर पाए। वहां पर हर बल्लेबाज जो आया उसने बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की, और फिर उसके बाद उसने ये प्रयास नहीं किया कि चलो क्रीज पर टिक जाते हैं, रन बन जाएंगे। लखनऊ के लिए डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि लखनऊ पर वैसे भी बड़ा प्रेशर है, ऋषभ पंत पर बड़ा प्रेशर है, क्योंकि टीम के ओनर का स्टेटमेंट हमने आपको बताया भी था कि उन्होंने कहा है कि भाई प्लेऑफ खेलने भर से काम नहीं चलेगा। अब अगर दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि पहला मैच तो आप हार गए, चलिए कोई बात नहीं, बड़ा टूर्नामेंट है, आप जीत की पटरी पर वापस आ जाएंगे, लेकिन अब जब तक वो जीत का खाता लखनऊ का नहीं खुल जाता, वो दूसरे मैच में खुलेगा, तीसरे मैच में खुलेगा, वो जितनी जल्दी खुलेगा उतनी जल्दी उनके लिए रिकवर होने के चांसेस होंगे, वरना उनके लिए दिक्कतें यहां से बढ़ती जाएंगी। जिस तरीके से वो ये मैच हारे हैं, 18.4 यानी 6 और 2, 8 गेंद पहले टीम जो है वो बल्लेबाजी उनकी पूरी ऑल आउट हो चुकी थी। खैर चलिए, शुरुआत है अभी तो,
और धीरे धीरे टीमें, अभी पहला ही हफ्ता लगभग खत्म हुआ है, अभी धीरे धीरे टीमों का चाहे वो संतुलन, जैसे अभी हम कह भी रहे थे कि ऋषभ पंत ओपन कर रहे थे, हो सकता है वो ओपन ना करें, हो सकता है आगे के मैचेस में वो नंबर 3 पर आए, या हो सकता है करें ही और एडन मार्करम और बाकी खिलाड़ियों का रोल जो है वो बदले। ये सब कुछ देखना होगा। जितनी जल्दी टीमों का ये जो समीकरण है, ये जो स्ट्रैटेजी है, जितनी जल्दी खिलाड़ियों के रोल उनको आइडेंटिफाई करके बता दिए जाएंगे, उतनी जल्दी वो टीमें आपको बेहतर करती दिखाई देंगी। रहेगी हमारी आईपीएल की तमाम जो खबरें हैं उस पर नजर रहेगी। आपको सिर्फ इतना करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, बाकी आप तक हर एक अपडेट समय से पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अभी के लिए आप इस शो से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।